सभी का कैरियर भी लैब पर। फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। एसएसटी पेडागोजी की है। कौशल्या, पूजा, शिवानी सभी आ गए हैं। क्लास अभी स्टार्ट हुई है। हाँ भाई फटाफट से आ जाओ, क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास है एसएसटी पेडागोजी की। थोड़ा सा इशू आ गया था भाई, टेक्निकल इशू। चलो फिर करते हैं हम स्टार्ट। गार्गी, बब्बल, गीता, सुची, सुनीता, मोहिनी फटाफट आ जाओ। नहीं भाई जल्दी से आ जाओ। अभी तो हेलो, हाँ जी भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई है, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। किसी का कोई डाउट है तो भाई पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है भाई किसी का भी क्लास के लिए? मैं एकदम ठीक हूं। आप लोगों की आज लास्ट क्लास है, एग्जाम बहुत पास है, 16 तारीख को है, ठीक है? तो भाई अपने अच्छे से तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सबसे बड़ी बात होगी क्या कि आप लोगों को करना क्या है। देखो आपने जितना पढ़ लिया ना उतना तो अब ठीक है, पर दिक्कत कहां आएगी आप लोगों को अगर आप लोगों ने ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं की एग्जाम की। कहीं ना कहीं से ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि कई बच्चे जब फर्स्ट टाइम सिस्टम पर एग्जाम देने बैठते हैं ना तो उनका टाइम का मैनेजमेंट वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? आप लोगों के एडमिट कार्ड कल शाम तक आ जाएंगे भाई, सीटेट के एडमिट कार्ड आ जाएंगे कल या परसों तक, ठीक है? 16 तारीख को पेपर है, डिले नहीं होगा पेपर। ये मत सोचो कि अभी तक नहीं आया तो क्या पता डिले हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एग्जाम डेट्स में ही होगा जो डेट्स मेंशन थी, ठीक है? हाँ, अब आप लोगों को करना क्या है, फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, टॉपिक्स रिवाइज करना है। ऑनलाइन कम से कम 4 से 5 सेट कर लो, बैठो 2.5 घंटे का पेपर लगाओ, एनालाइज करो कितना मैं क्वेश्चन ढंग से कर पाता हूं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हाँ भाई शिफ्ट वाइज पेपर होगा, ठीक है शिवानी? कोई और डाउट भाई? फिर हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई। कोई डाउट ऐसा खास आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? गिविंग देम डबल प्रमोशन, या भाई यूजिंग देम एज क्लास लीडर, या थर्ड है लीविंग देम टू फाइंड थिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट। देखो तैयारी अच्छी होगी पर तैयारी के लिए बहुत प्रैक्टिस जरूरी है। कोई दिक्कत है भाई? हाँ भाई जो लर्निंग चैप्टर है उसके सिद्धांत जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग चैप्टर, उससे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। मतलब कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ट्रायल एंड एरर मेथड, इन तीनों से जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आने वाला है। तो ये 3 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर जरूर पढ़ लेना। फटाफट बताओ फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का क्या है भाई? फर्स्ट का है इसमें ए, फर्स्ट का भाई ए है। क्यों है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए 3 प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनके नाम लिख लो। एनरिचमेंट, ठीक है? दूसरा है एसिलरेशन, एसिलरेशन को एसिलरेशन एंड सीग्रेशन, एसिलरेशन को डबल प्रमोशन बोला जाता है, डबल
प्रमोशन, डबल प्रमोशन बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर है इसका फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, सक्सेस किस पर डिपेंड करती है? समाज का समर्थन, बेहतरीन पाठ्य पुस्तक, या अत्यंत श्रेष्ठ किस्म की अध्यापन अधिगम सामग्री। लास्ट है भाई इसमें, भाई देखो सी क्यों नहीं होगा, आकांक्षा पूछ रही है सी, लिविंग देम, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता दी जाए। देखो पहली बात, ये कोई स्वतंत्रता सबको दी जानी चाहिए। 3 प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए, उन तीनों का नाम याद कर लो, ठीक है। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि लीविंग देम टू फाइंड थिंग ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, ये सभी बच्चों के लिए ये प्रोग्राम होगा। ये स्पेशल, ये गिफ्टेड बच्चा मेंशन किया है तो उसके प्रोग्राम कौन कौन से, ये 3 उसके प्रोग्राम हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इसका बताओ क्या होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की सफलता। देखो भाई रिकॉर्ड, आप मैनेजमेंट से कांटेक्ट करो इस चीज के लिए, ठीक है, जो मैंने बोला है। इसका क्या होगा, शिक्षकों में मनोवृत्ति परिवर्तन। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन जब भी सक्सेसफुल होगी तब जब टीचर बच्चों को एक्सेप्ट करेगा। टीचर ने हर तरह के बच्चों को एक्सेप्ट किया तो और बच्चे भी एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो टीचर के एटीट्यूड के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर टीचर ने ही एक्सेप्ट नहीं किया तो कोई बच्चा नहीं एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा है। डिसलेक्सिया क्या होता है? आयुष टाइम कम है, अब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, ठीक है, और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिवाइज करो। और एक बात आप ये भी कर सकते हो, कम से कम 4 से 5 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन करो, वरना बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम सिस्टम पर बैठते हैं, उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, वो गलतियां करते हैं, टाइम कंज्यूम होता है, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हालांकि पेपर आप लोगों को आ रहा होगा पर वो छूट जाएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है भाई। जिसको भी सिलेक्शन करना है ऑनलाइन तैयारी जरूर कर लेना। सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है तो भाई देखो आप एक बार थोड़ा सा ही सिलेबस रहा होगा, ज्यादा नहीं रहा होगा। चलो देखते हैं भाई क्या है। इसका आंसर है फर्स्ट, टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। वैसे तो डिसलेक्सिया होता क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग जो होता है उसमें होता है टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो लिखा हुआ उसको समझना भी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एक बच्चा आंट और टेंस इनको क्या करता है में अंतर नहीं कर पाता, स्थिति उसकी स्थिति कौन सी है, ठीक है। आंट और टेंट, स्टेयर्ड एंड स्टार्टेड में वो अंतर नहीं कर पा रहा है, तो बताओ वो उसमें कौन सी बीमारी है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर? कौन सा है भाई? फोर्थ का है डी, बिल्कुल सही है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट, कौन सा विद्यार्थी जो में अधिगम निर्योग्यता का उदाहरण नहीं है? अधिगम निर्योग्यता का उदाहरण नहीं है, ठीक है। कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना। देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अधिगम निर्योग्यता का उदाहरण नहीं है। कुछ समय के लिए ध्यान दे पाना, अमूर्त सीखने की सामान्य प्रेरणा, या अमूर्त सीखने में कठिनाई, समस्या सुलझाने में कमजोर। बताओ कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं है का पूछा है भाई, बिल्कुल सही है। स्मृति आपका, शायदा, रेखा, निशा, पूजा, आप लोगों का सही है भाई। आंसर क्या होगा? डी, नॉर्मल लर्निंग मोटिवेशन। नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चे जैसी एक्टिविटी कर रहा है बच्चा तो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। देखो भाई हर्ष 5th का ए नहीं है, 5th का बी है। क्यों? शॉर्ट टर्म, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, बच्चे में अटेंशन
थोड़े समय के लिए ही रहती है, ये क्या हो जाती है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम है ADHD, ठीक है, हाइपर एक्टिव, ठीक है। ADHD जो आप लोगों की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको बोला जाता है शॉर्ट अटेंशन स्पैन, ज्यादा समय तक ध्यान ना दे पाना। बिल्कुल सही आप बता रहे हो। 6th क्वेश्चन, हाँ, विकलांगता जो एक बालक की हस्तलेख योग्यता, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हस्तलेख, ADHD की फुल फॉर्म है भाई अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ, बहुत इजी सा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। क्या भाई, हस्तलेख यानी कि राइटिंग एबिलिटी को, जो बच्चे के लेखन से संबंधित है, उस बीमारी को बोला जाता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया यानी कि लेखन विकार, लिखने से संबंधित मिस्टेक जब बच्चे से होती है। नेक्स्ट, द टर्म लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, रेस्ट्रिक्टिव है भाई, ये नहीं है। एनवायरमेंट रेफर्स टू द एजुकेशन, किस प्रकार की है, स्टूडेंट टेकिंग अ कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, या फिजिकली और मेंटली चैलेंज, या वेरी यंग चाइल्ड। देखो, लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट LRE की फुल फॉर्म होती है, LRE यूज किया था इंक्लूसिव एजुकेशन में, यानी कि LRE का प्रयोग किया गया था किन के लिए, फिजिकली और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन के लिए। क्यों? ताकि उनको ऐसी पूरी फैसिलिटी दी जाए ताकि बच्चे को इसका आंसर आएगा भाई प्रियंका, रिड्यूस देयर इग्नोरेंस वाला, ठीक है। प्रियंका इसका नाम आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए था, रिड्यूस वाला, ठीक है। क्वेश्चन वैसे मैं पूरा पढ़ नहीं पाई, दोबारा से आएगा तो मैं पढ़ूंगी, काफी बड़ा क्वेश्चन था। इसमें LRE का मतलब होता है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट, यानी कि बच्चे के रास्ते में आने वाली दुविधाओं को, सीखने से संबंधित कोई मुश्किल ना आए, उसको समस्या ना हो, उसको पूरी फैसिलिटी दो, ठीक है। तो ये आया था किसके लिए, फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट करो भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन समझ आया प्रियंका, जो आपने क्वेश्चन पूछा था, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो समझ आ गया? जल्दी पढ़ो भाई। इसका क्या है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवेश से आए बच्चों से सुरक्षित बहुआयामी कक्षा सभी बच्चों के सीखने के अनुभवों को समृद्ध करती है। ये कथन सही है या गलत? करेक्ट, बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हियरार्किकल। करेक्ट, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम ईच अदर। ये इसका आंसर। सेकेंड, देखो ज्यादातर ना करेक्ट कहते जाए करो, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना तो आंसर आएगा करेक्ट है वाला, ठीक है, सही है वाला आएगा। और उन दोनों में से ज्यादा, जिसमें ज्यादा अच्छी बात लिखी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन नंबर है भाई, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड। किस प्रकार के स्कूल में हमें इन बच्चों को भेजना चाहिए? देखो, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में, विशेष बच्चों के लिए, या विशेष विद्यालय में, या विशेष विद्यालय के विशेष शिक्षकों द्वारा। इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कभी भी बच्चे को विशेष स्कूल में भेजना नहीं है। हमें सिर्फ बच्चों को किस स्कूल में भेजना है? रेगुलर में, और सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है। हमें उनको सामान्य जैसा ही समझना है, ठीक है। तो आंसर इज फर्स्ट, अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिसलेक्सिया क्या है? एक बताओ भाई, डिसलेक्सिया क्या है? एक 10th का आंसर बहुत इजी सा है, सभी इसका अच्छे से बताओगे। डिसलेक्सिया क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि अधिगम निर्योग्यता। क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, जल्दी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है बताओ?
डिसलेक्सिया क्या है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जरूर आएगा देखने डिसलेक्सिया का, 101% एक क्वेश्चन ये आएगा। डिसलेक्सिया क्या है, किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो आंसर इज रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया एसोसिएटेड विद मैनी डिफिकल्टीज। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? राइटिंग। नेक्स्ट, अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू लो कॉम्प्रिहेंशन इज भाषा अवबोधन। भाषा अवबोधन का जब भी नाम आए ना तो भाषाघात, अफेजिया, यही इसका आंसर है। ठीक है, अफेजिया, डिसअफेजिया भी कई बार लिख देते हैं। तो भाषा से रिलेटेड जो विकार है वो है अफेजिया। नाउ नेक्स्ट, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। वेरी वेरी इजी, इसका मतलब क्या है? डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित आया ना। नाउ नेक्स्ट, इफ अ चाइल्ड सफर फ्रॉम ऑटिज्म ही फील्स प्रॉब्लम इन, किसमें प्रॉब्लम वो फील करेगा? अगर उसमें क्या है भाई? ऑटिज्म, यानी कि अपने हाथ पर हिलाने में नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई। बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही है। क्यों? देखो इसका आंसर क्या है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रस्त हैं, वो अपना विचार औरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ठीक है, एक तो अपनी बातों को दूसरों को नहीं समझा पाते और दूसरों को समझा नहीं पाएंगे और ना ही दूसरों अपनी बात को मुंह से अच्छे से निकाल पाते हैं, वो शर्मीले होते हैं। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन में उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, कम्युनिकेशन में ज्यादा दिक्कत आती है। भाई आवाज सही आ रही है? बिल्कुल सही बता रहे हो। बताओ ऑटिज्म डे कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, कब मनाया जाता है ऑटिज्म डे? बिल्कुल सही, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को, 2 दिसंबर को नहीं भाई तान्या, 2 अप्रैल। ठीक है, नाउ सभी ने ऑलमोस्ट सही बताया, बस तान्या आप करेक्ट कर लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे? देखो कभी भी आप मना तो कर ही नहीं सकते, क्या करोगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार या कभी नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रधानाध्यापक उन्हें किसी और कक्षा में जाने की मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित हैं में बैठने के लिए बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विद्यार्थी को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगर आप अच्छे टीचर हो तो किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको एक्सेप्ट करोगे और उसको पढ़ाने के तरीके भी आप सीखोगे, अगर आप अच्छे टीचर हो तो। वैसे कई टीचर मना करते हैं, इसको चली जाए तो पेंडा छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेस्टिक लर्निंग, गति संवेदी अधिगम में क्या होता है? आवाजों को पहचानना? नहीं। तीव्र स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाना? नहीं। अनुभवजन्य भाव विकसित करना? नहीं। व्यक्ति या वस्तुओं से अव्यक्ति संबंध बताना? बताओ क्या होगा? काइनेस्टिक, काइनेस्टिक लर्निंग वो लर्निंग होती है जो अनुभव से सीखी जाती है। क्या? जो अनुभव से, करके सीखने पर। ठीक है, करके सीखना, करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, तो आंसर है सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 18। विजुअल एक गति संवेदिक शिक्षार्थी है, यानी वो करके सीखती है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उनकी अधिगम शैली को समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। किस व्यूह रचना का चयन करना है? सभी पहाड़ों को याद करने के लिए उस पर बल देना, या भाई 2, 3 आदि के गुणन प्राप्त करने के लिए 2 भिन्न रंगों वाली मोती और धागे का प्रयोग करना। ठीक है, फिर है कटवा गिनती, स्किपिंग, या लास्ट आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेदन बिंदुओं को
गिनना। कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है बताओ? 18th का आंसर कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है? देखो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। क्यों? एक तो क्या करेगा उसमें, वो यूज करेगी। जब वो करेगी, प्रयोग करेगी, तो ही तो वो काइनेस्टिक लर्नर है। ठीक है, तो देखो जब अलग अलग करेगी तो करके वो सीख जाएगी। ठीक है, 18 का भाई बी है, सी नहीं है हर्ष। 18 का बी है भाई। कुछ बच्चे जरूर गलत बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शन करता है। एक बच्चा अगर वो तनाव में है तो बताओ वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा? बताओ। अगर एक बच्चा तनाव में है तो कौन सा बिहेवियर वो शो करेगा? एग्रेसिव, हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव टॉकिंग। देखो अगर बच्चा तनाव में है ना तो इसका आंसर भाई बी आएगा। जब वो तनाव होता है तो वो दूसरों से बातें ज्यादा करेगा। ठीक है, ज्यादा बातें कर रहा है तो ये तनाव का सिंबल है, तो आंसर इज बी। देखो हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव एक बिहेवियर नहीं हो गया। कई बार आप ऐसे सेलेक्ट किया करो ऑप्शन को। कैसे? देखो हाइपर एक्टिव मतलब कि अति सक्रिय होना, आक्रामक बिहेवियर, दोनों सेम है इन दोनों का मतलब। तो ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ये होगा तो आंसर ये भी होगा। ठीक है, डी नहीं होगा, इसका आंसर बी है। देखो टीचर कैसे पहचानेगा? वो बातें बच्चा क्लास में ज्यादा कर रहा है तो समझ जाएगा वो तनाव में है। ठीक है, देखो बिहेवियर, आप सुनो मेरी बात, हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव का दोनों का मतलब सेम है कि दोनों एग्रेसिव बिहेवियर है। इन दोनों का मतलब ज्यादा उत्साहित होकर एग्रेसिव करना। ठीक है, तो इसका डी नहीं होगा, क्या होगा? बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 20। जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताओ। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना नहीं, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग कभी नहीं, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी, या प्रवेश परीक्षा, बच्चों से कभी भी प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी, या वही उसके पेरेंट्स से भी डिस्कस करो और फिर पेरेंट्स से डिस्कशन करने के बाद उनको एक्सेप्ट भी करो। आंसर इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है 21, समावेशी शिक्षा। फटाफट बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। एक समावेशी शिक्षा, गार्गी क्वेश्चन नंबर 15 हम बाद में डिस्कस करेंगे आफ्टर द क्लास। चलो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पास में ही है भाई, वरना फिर ऊपर नीचे करने में थोड़ी दिक्कत आती है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? देखो, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं ये एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे समाज के दूसरे व्यक्तियों से बातें नहीं कर पाते, संप्रेषण, अपनी बातें कह नहीं पाते, इंटरेक्शन नहीं कर पाते। ये इसका मीनिंग है। जिन बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में अनुभव होता है उसको ऑटिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। वो उसका मीनिंग था। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बिल्कुल वही फर्स्ट है, ए ही है। क्या है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। विविधता में मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चे क्लास में आएंगे, तो बहुत सारे हैं, तो टीचर को उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रतिमान से संबंधित है? नहीं है, सॉरी, अधिगम प्रतिमान से संबंधित नहीं है। बताओ भाई कौन नहीं है? देखो, सोशल इंटरेक्शन। देखो भाई क्या है, बच्चा किस किस तरीके से सीखता है? सोशल कंस्ट्रक्शन, सामाजिक संरचनावाद, बिल्कुल सही है। बिहेवियरिज्म, बच्चा कैसे सीखता है? अनुभव से, अनुभव द्वारा। व्यवहारवादियों का मतलब है
बच्चे अनुभव और प्रयास के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, फिर है मानवतावाद, यानी कि बच्चे को जब जरूरत होती है बच्चा जब ही सीखता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। संरचनावाद। ठीक है, नेक्स्ट क्रिटिकल पेडागोजी किसने दिया था बताओ? क्रिटिकल पेडागोजी का कंसेप्ट फटाफट करो। ये मैंने कराया था भाई। क्रिटिकल पेडागोजी किसने दिया था? पोलो फ्रेयर ने। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी देनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। या एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन कहा। देखो हमेशा जब भी आ गया ना, यानी कि फोकस कर दिया, आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भाई ऐसे लिखा करो पूजा कि ये 25 का आंसर है 24 का। समझ में नहीं आता सी 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 लिख देते हो, किसका लिखा है बताओ। क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रासंगिक है? आगे भी जो है, कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके, बिल्कुल नहीं। कक्षा में खामोशी नहीं, कक्षा में इंटरेक्शन होनी चाहिए। बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि दी जाए। और आगे देख लेते हैं क्या भाई। अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि विद्यार्थी अपनी अपनी गति से सीखने में सक्षम है। या अध्यापक यह सुनिश्चित करे कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन क्या है? इररिलेवेंट पूछा है, तो इररिलेवेंट तो यही है ना, फर्स्ट वाला। आंसर इज फर्स्ट, ए। देखो इररिलेवेंट पूछे, रिलेवेंट नहीं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ा करो भाई। और तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव थी। आप देखते हैं नेक्स्ट, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य क्या है? पर्यवेक्षण का मतलब होता है बच्चे के प्रति अध्यापक की समझ को सुधारना। अध्यापक की समझ क्यों सुधारनी भाई? बच्चे के साथ बर्ताव करने में अध्यापक के कुशल बनने की उनकी सहायता करना, या बच्चे द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना, या उनकी अध्यापन तकनीकों को सुधारने में अध्यापक हो। देखो अध्यापकों की हेल्प नहीं करनी, चिल्ड्रन, जिसमें आंसर होगा बच्चा। बच्चों द्वारा अधिक प्रभावित रूप से सीखने में उनकी सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28, एक अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जहां भी आवश्यक हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, प्रभावी अध्यापन करना, या कक्षा में व्यवस्था और अनुशासन कायम करना, या बच्चों के विकास का मार्गदर्शन करना। बताओ क्या होगा? फटाफट से इसका आंसर बताओ भाई। आंसर बताओ भाई। बताओ क्या आएगा? इसका आंसर होगा बच्चों के। देखो भाई, ज्यादा जब आंसर कम होगा जिसमें बच्चा होगा, बच्चा किसमें है? इसमें। तो बच्चे के विकास का मार्गदर्शन प्रदर्शित करना सबसे बड़ी आंसर। देखो मुझे पता था बी या डी में से देंगे बच्चे, ए भी दिया है। देखो जब भी जरूरत है उनको रेमेडियल हेल्प करो, वो तो देखो टीचर करेगा ही करेगा। तो मेन फंक्शन पूछा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चे के विकास का मार्गदर्शन करना, उनको गाइड करना, प्रॉपर गाइड करना उनके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट बताओ,
सक्रिय मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। कौन से उसको, जहां पे भी आ जाए वर्ड सक्रिय, यानी कि एक्टिव मेंटल प्रोसेस, जहां पर वर्ड आ गया एक्टिव, एक ही आंसर आएगा। बी क्यों नहीं होगा भाई, बी देख लेते हैं, बी क्यों नहीं होगा। देखो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी आंसर आ जाए, टीचर का क्वेश्चन पूछा, टीचर का सबसे बड़ी मेन फंक्शन क्या है, आंसर में पहले बच्चा ढूंढना है। बच्चे का कौन सा आंसर है, पहले क्या ढूंढना है, बच्चा कौन से में है, इसमें बच्चे के विकास का मार्गदर्शन करना, यही टीचर का कार्य है, ना कि एक प्रभावी अध्यापन करना। प्रभावी अध्यापन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का विकास सही ढंग से करना। सही ढंग से कैसे होगा, वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। प्रभावी अध्यापन गाइड के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सभी ने सही आंसर दिया है भाई। क्वेश्चन इसका होगा फर्स्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट। 29, बच्चा ना अगर ऑप्शन ए में तो कौन सा, दिखाओ ना भाई क्वेश्चन क्या है ऐसा। देखो ये तो कभी नहीं होगा इसका आंसर। जहां भी आवश्यकता हो उपचारात्मक सहायता प्रदान करना, मतलब उपचारात्मक शिक्षण पर बल दिया। मैंने कितनी बार बताया है, आंसर कभी भी वो नहीं होगा जिसमें एक चीज पर फोकस किया है, ठीक है। आंसर वो कभी नहीं होगा जिसमें एक चीज पर फोकस किया। इसमें सिर्फ उपचारात्मक शिक्षण की बात कर रहा है, क्या यही जरूरी है, तो ये ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ठीक है। प्रोवाइड, अगर ये ऑप्शन भी नहीं होता ना तो आंसर ये आ जाता। दो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पर ज्यादा बढ़िया आंसर वो होगा जिसमें बच्चा होगा भाई। आंसर ये ध्यान रखना, जिसमें बच्चा होगा, बच्चे की बात ज्यादा होगी, बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, बच्चे को गाइडेंस ज्यादा मिलेगी, बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, बच्चा खुद करके सीखेगा, बच्चे के बारे में जिसमें बात होगी, आंसर वही होगा, ठीक है। यही पैडागोजी है भाई। नेक्स्ट बताओ क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बताओ, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, फटाफट से बताओ इसका आंसर। को फिर से भाई बार बार नहीं रिपीट होगा, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग हो गया। कौशल्य में क्वेश्चन बोलता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब भी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होता है, पियाजे और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो खुद से करे, अवसर प्रदान करो। तो आंसर है सी। फास्ट चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। 3 लेवल पढ़े थे ना हमने, मेमोरी लेवल, बताओ किसने कौन सा दिया था, फटाफट बताओ कौन सा लेवल किसने दिया था। एक क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, ध्यान रखना, हर बारी आता है। क्या होगा, आंसर तो इसका ही है, पर मेमोरी लेवल बताओ किसने दिया था भाई, अंडरस्टैंड रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, और ये वाला लेवल किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट ने। 5 स्टेप्स बताए थे। रिफ्लेक्टिव लेवल दिया था हंट ने,
अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया था मॉरिसन ने, ये जरूर याद कर लेना। मॉरिसन ने एक यूनिटरी अप्रोच भी दी थी, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। इकाई विधि, इकाई योजना, इकाई योजना भी मॉरिसन ने दी थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन का स्मृति स्तर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फर्स्ट है, स्मृति अध्यापन की आरंभिक अवस्था है, बिल्कुल सही है। अध्यापन का स्मृति स्तर मुख्यतः प्रचलित सामाजिक आर्थिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। और पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है, में जानकारी के तथ्यों और अंशों की रटन कंठस्थीकरण की आदत सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों के इस योग्य बनाता है कि सीखी गई सामग्री को याद कर ले, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज बी। अंतर क्या हुआ, ये इसके बारे में सही बात नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल सही बताया भाई निशा ने। मॉरिस यूनिटरी अप्रोच गैस्टोल्ट के सिद्धांत पर आधारित है। गैस्टोल्ट का सिद्धांत बताओ किस किसने दिया था? गैस्टोल्टवादी है भाई, कौन कौन है? वर्डाइमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेविन। ये कहते हैं बच्चे को पूरा ज्ञान एक साथ दो। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ, अध्यापन के बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट का मुख्य प्रस्ताव मॉरिसन है, बिल्कुल ये मॉरिसन ने दिया है। सेकंड, यह स्मृति जमा अंतर्दृष्टि है क्योंकि यह सिर्फ तथ्यों के कंठस्थीकरण तक नहीं सीमित रहती, विषय के प्रभुत्व पर केंद्रित होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सांस्कृतिक भौतिकवाद भी यूएलटी का एक प्राथमिक निर्धारक है, या यह विद्यार्थी को बौद्धिक आचरण को विकसित करने में अधिकाधिक अवसर प्रदान करती है। 31 का सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी उसका ऑप्शन है भाई, वो क्वेश्चन। इसका बताओ 33 का। हाँ, 33 का क्या है? देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड इसमें क्या बोल दिया? कल्चरल मैटीरियलिज्म जो है इज ऑल्सो प्राइमरी डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ यूएलटी। बिल्कुल नहीं, ये इसका नहीं है। फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट, कल्चरल फैक्टर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग। कल्चर का देखो, हमारी समझ पर हमारे कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम ऐसे नहीं कह सकते इस कल्चर के लोग ज्यादा समझदार हैं, इस कल्चर के लोग कम समझदार हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अध्यापन के विमर्श स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, आरएलडी का मुख्य प्रस्तावक अन्वेषण हंट है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को समस्या के समाधान के लिए एक प्रकार का शोध उपागम अपनाना पड़ता है, सही है। अध्यापक प्राथमिक स्थान ग्रहण करता है और विद्यार्थी सहायक स्थान, नहीं, ये वाला गलत है भाई। क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें प्राइमरी रोल होता है स्टूडेंट का। बच्चे जो कुछ करते हैं खुद से करते हैं, टीचर का रोल बहुत कम होता है। 32 क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या है 32 में? देखो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है मेमोरी लेवल की, ए, सी एंड डी, तो बची कौन सी? बी। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड नहीं करती हमारी मेमोरी। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन मत पूछो जो ऐसा लगे जिसका आंसर तुम्हें पढ़ते ही पता चल जाएगा। हाँ भाई निशा बिल्कुल सही कह रही है, मोस्ट चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि जिसमें बच्चा ज्यादा काम करेगा, टीचर कम। ठीक है, बच्चा अपना खुद का रिसर्च वर्क करता है, खुद की थ्योरम्स बनाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अभावग्रस्त विद्यार्थियों का उच्च शैक्षिक स्तर सुनिश्चित करने में मुख्य बाधा कौन सी है? यह विश्वास कि प्रत्येक विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु तथा कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। और देखते हैं क्या है। स्कूल पाठ्यचर्या के तुल्य पर्याप्त अनुदेशी सामग्री की अनुपलब्धता। थर्ड, विद्यार्थियों को यह निर्धारित करने में यथेष्ट स्वायत्तता प्रदान करना कि उन्हें क्या सीखना है और वे कैसे सीख सकेंगे। आगे विविध प्रकार की व्यक्ति छोटे तथा बड़े समूह की गतिविधियां प्रदान करने का क्वेश्चन देखते हैं क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेजर ऑब्स्टेकल टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड फ्रॉम डिसएडवांटेज
स्टूडेंट, डिसएडवांटेज बच्चे वो बच्चे होते हैं फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड, जो अपनी पीढ़ी का पहला ऐसा सदस्य होता है जो स्कूल में आता है शिक्षा को ग्रहण करने। चलो आंसर देखो भाई। हाँ भाई, इसका आंसर तो मुझे पहले ही पता चल गया। देखो पहला ही ऑप्शन पढ़ा और मैंने आंसर मेरे को पता चल गया, मुझे इसका आंसर पता चल गया। क्या? देखो जो सबसे बड़ी बाधा ना ये है इस डिसएडवांटेज बच्चों के लिए कि हम ये विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण है तथा कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई वो डिसएडवांटेज घर से है, वो पहली बार अपने घर से आए तो कि उनमें वो कौशल नहीं होगा। हम ऐसा कभी नहीं कह सकते, वो भी नॉर्मल बच्चों जैसा है, हमें उन्हें सिर्फ नॉर्मल समझना है। ठीक है, हमारा ये विश्वास रहता है कि जो इस घर ऐसे घर के बच्चे होते हैं ना, गरीब घर के, ठीक है, वो नहीं पढ़ सकते, वो चाहे वे कितना ही पढ़ा लो वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो यही सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से बच्चे सीख नहीं पाते। एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा टीचर को, इन्हें एक्सेप्ट करो पहले भाई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न हो, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मक व क्रोध का प्रयोग करना, या छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या समुचित व्यवहार की उपेक्षाएं। बताओ। हाँ भाई, क्या आंसर होगा? क्या होता है? वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? विद्यार्थियों से किसी प्रकार की मांग न हो, सेकंड, विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु आघात्मक व क्रोध का प्रयोग करना, नो। थर्ड वन इज छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फोर्थ, हाई एक्सपेक्टेशन। देखो एक्सपेक्टेशन तो कभी भी हाई नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन कैसी होनी चाहिए? एक्चुअल, रियल एक्सपेक्टेशन। तो आंसर है सी, बिल्कुल सही है। पूजा भाई करेक्ट करो, संजू आंसर करेक्ट करो अपना, स्मृति अपना कंसेप्ट। हमें बच्चों से ना कभी भी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी, हाई एक्सपेक्टेशन हमें कभी नहीं रखती। बच्चे की क्षमता के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखो, जितनी बच्चे में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें बच्चे से क्या रखनी चाहिए? एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ज्यादा रख ली तो अगर नहीं अचीव कर पाए तो बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, और कुछ बच्चे कम रखी उनके लेवल से तो वो भी ठीक नहीं है। चलो भाई, सी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पृथक पृथक जातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है, किस पर? बताओ भाई। जो चिल्ड्रन एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप, सम जातीय समूह के प्रति उनका एटीट्यूड अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? चलो भाई ठीक है, अब करेक्ट कर लेना। 37 का आंसर होगा भाई फर्स्ट, एटीट्यूड पेरेंट्स की वजह से बनता है। ऐसा जो ये एटीट्यूड होता है ना, ये पेरेंट्स की वजह से बनता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की है? बताओ भाई फटाफट। सेवन का 8 का आंसर बताओ। फर्स्ट है सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की है बालकों की देखभाल के अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावशाली ढंग से
तैयार नहीं करते, या नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, या व्यापक एवं विविध अनुभव को प्राप्त नहीं करने का मौका मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। नहीं, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने, इनको मौका ही नहीं दिया जाता। पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको काम में व्यस्त रखते हैं, पढ़ाई के लिए मौका ही नहीं देते। तो आंसर इज सी। नाउ 39, वंचित वर्गों से संबंधित लड़कियों की विद्यालय छोड़ने की दर, यानी कि जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट होते हैं उनमें भी लड़कियां क्यों जल्दी छोड़ देती है विद्यालय, क्यों? क्योंकि हम उनको सेकेंडरी समझते हैं। शिक्षा इंपॉर्टेंट नहीं है, घर के काम इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ऐसी धारणा ही है कि लड़कियों के लिए काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खासकर ऐसे ग्रुप्स के लिए। तो अभिभावकों की इनकी पढ़ाई के प्रति उदासीनता, अर्ली मैरिज, या उनके परिवार के निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, तो यही इसका रीजन है जिसकी वजह से परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर बहुत कमजोर होता है। तो परिवार उनको स्कूल में भेजने की बजाय काम पर भेज देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाले बच्चा सबसे अधिक कठिनाई किसमें करेगा? देखो, जो बच्चा असंगठित परिवार का होता है, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड जो स्टूडेंट, बैकवर्ड चिल्ड्रन, ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं, ये इनमें एक तो स्वतंत्र अध्ययन में बहुत दिक्कत आती है, इनको एक्सपोज करने का, इनको वैरायटीज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ठीक है, एटीट्यूड बहुत नेगेटिव होता है टीच औरों का इनके लिए कि नहीं सीख सकते। ठीक है, और क्या होता है भाई, इसका आंसर क्या होगा कि उन्हें किस चीज में दिक्कत होती है? उन्हें होती है इंडिपेंडेंट स्टडी, यानी कि स्वतंत्र अध्ययन। 41 का आंसर बताओ। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्ग से आए बच्चों की आवश्यकता के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। फर्स्ट, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। आगे पढ़ लेते हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसर को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाएं। ये तो गलत है भाई। नेक्स्ट, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। फोर्थ, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। बताओ क्या आंसर होगा अकॉर्डिंग टू यू, फटाफट बताओ। ज्यादातर जो बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई दोबारा देख लो अपना। आंसर बताओ भाई क्या होगा फटाफट से। निशा का सही है, मणिभूषण का भी सही है। इसका है क्या, देखो क्या है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात और रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। रूढ़िबद्धता का मतलब होता है जिसमें हम डिफरेंस करते हैं जेंडर के ऊपर, लड़की को ये करना है, लड़के को ये करना है। पक्षपात करा जाता है, यानी कि भेदभाव बच्चों के साथ करा जाता है। इनको सुधारो, तो ये सबसे बढ़िया प्रभावशाली तरीका है। ये सुधर गया तो व्यवस्था भी सुधर जाएगी, व्यवस्था सुधर जाएगी तो क्लास सुधर जाएगी, बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे टीचर, स्टूडेंट्स भी। नाउ नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 42। पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता 41 का डी क्यों नहीं है, देखो देख लेते हैं साथ साथ। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता। देखो हमें बच्चों को नहीं कहना कि दूसरे बच्चे दूसरों को, बच्चों को कभी कहना नहीं है, ऐसी सिचुएशन कराइज करने की बच्चे खुद करें। कभी भी ऑप्शन में है ना बच्चों को ये कहना है तो वो आंसर कभी नहीं होगा। नेगेटिविटी को दूर करने की बात की गई है भाई साइमा, उसमें नेगेटिविटी को दूर करने की बात की गई है फर्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ता इनमें से बहुत कठिनाई अनुभव करते हैं, बताओ किस चीज में?
राइटिंग, सेल्फ स्टडी, लॉन्ग आंसर या लर्निंग द फर्स्ट लैंग्वेज? आंसर है भाई बी, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी में बहुत दिक्कत होती है इनको। पहली पीढ़ी के अधिगमकर्ताओं के परिवार से आने वाले बच्चों को विशेष स्कूल भेजा जाना चाहिए, सामान्य स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए, या कक्षा दोहराने को कहना होगा, या कक्षा गतिविधियों में एक समूह में रखना चाहिए? तो आंसर है हमेशा बच्चों को रेगुलर स्कूल में पढ़ाना है, किसी और स्कूल में नहीं। तो आंसर है बी। नेक्स्ट, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को तिरस्कार करे, ताकि वे अनुभव करे कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम किया। बिल्कुल नहीं, बच्चों का तिरस्कार तो कभी करना ही नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड, उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो और उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे। नहीं, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है। और देख लेते हैं, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। और देख लेते हैं, कड़े नियम बनाए। कड़े नियम कभी नहीं बनाने। तो आंसर इज सी। क्यों? क्योंकि अपने शिक्षार्थियों की टीचर सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और विविध मतों को प्रोत्साहित करे। विविध मतों को क्या किया जाए? प्रोत्साहित। नेक्स्ट, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सबसे अधिक होगी? आप कौन सा काम? देखो, पहली पीढ़ी का मतलब यहां पर सुशीला ये है, वो बच्चा जो उस पीढ़ी में मतलब उस परिवार से पहली बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में आया। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के बालक उनको बोला जाता है। वो बच्चा जो पहली बार अपने घर से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में आया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं 45। उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहे हैं। आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसे किए जाने की संभावना सर्वाधिक है? माता पिता को बुलाएंगे, उनसे अपने बच्चों को ट्यूशन, कभी नहीं कहना है ऐसा आपको। ट्यूशन की बात कभी नहीं कहनी भाई बच्चों को। दूसरा, प्रोवाइड स्कैट फोल्डिंग एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट ड्यूरिंग क्लासरूम एंड एक्टिविटी फॉर होमवर्क। आगे देख लेते हैं। थर्ड, उन्हें याद करने के लिए भी कभी नहीं कहना। बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, ये बात भी कभी नहीं कहनी। तो आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। सबने सही भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर, हाँ, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना किसका प्रतिबिंबित है? प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, या प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, या प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम, या प्रेरणा का सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं? देखो, स्वच्छता समिति किसका होता है? सोसाइटी। तो आंसर इज 4। नेक्स्ट 47, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। देखो, सामाजिकरण का अर्थ सीधा सा ये है, सोशल वैल्यूज को अडॉप्ट करना, एडजस्टमेंट इन सोसाइटी, ये होगा अपने आप को समाज के अनुसार ढालना, अपने आप को समाज में एडजस्ट करना, ये होता है सोशलाइजेशन। ठीक है, तो क्या होगा? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशन, मूल्यों, विश्वास और अपेक्षाओं को अर्जित करना। और पढ़ लेते हैं, घुलने मिलने तथा समायोजन की नहीं। लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ सोसाइटी, या लर्निंग विथ फ्रेंड्स? नहीं, आंसर इज डी। समाज के नियम, मूल्य, विश्व, अपेक्षा को अर्जित करना। जो समाज की मूल्य है, जो विश्वास है और अपेक्षाएं हैं, उनको अर्जित करोगे तो आप में क्या हो रहा है? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट, जनसंचार माध्यम
सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? फर्स्ट, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। सेकेंड, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। थर्ड, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। फोर्थ, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के एक अच्छा माध्यम है। देखो, सीओडी तो होगा नहीं। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही होता नहीं, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा भाई? बी। ठीक है, सभी ने सही भी दिया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? बताओ। प्रमुख यानी कि मेन फैक्टर इज फैमिली। फैमिली को छोड़कर जितने भी होंगे वे द्वितीय कारक होंगे। नाउ नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका कैसी है भाई? मुख्य भूमिका परिवार की होती है और परिवार में भी ज्यादा मां की। नेक्स्ट, बच्चे के समाजीकरण में किसकी भूमिका नहीं है? किसकी? मीडिया की होती है, विद्यालय की भी होती है, फैमिली की भी होती है। तो बचा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण यानी कि सेकेंडरी। देखो, कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते इधर से उधर भी हो जाते हैं, ठीक है शायमा? कुछ क्वेश्चन इधर के उधर है, पर नहीं, ये सारे नहीं है। बताओ भाई, गौण वाहक। गौण का मतलब जिसमें फैमिली नहीं होगा। फैमिली प्राइमरी है, इसमें भी फैमिली है, इसमें भी। सेकेंडरी दिस वन इज सेकेंडरी। नाउ नेक्स्ट, विद्यालय और सामाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? विद्यालय सामाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बिल्कुल सही है। सामाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है, होती है। सामाजीकरण में विद्यालय की थोड़ी भूमिका होती है, नहीं। विद्यालय सामाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, नहीं। तो आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, क्यों? छात्र घर पर अध्ययन कर सके, छात्रों के विकास के लिए, छात्रों ने पाठ को कितना समझा ये जानने के लिए, या लेखन कौशल के विकास के लिए। तो आंसर क्या होगा? छात्र घर पर स्टडी। होमवर्क क्यों दिया जा सकता है? दिया जाता है ताकि बच्चे घर पर जाकर भी पढ़ेंगे तो उनमें स्व अध्ययन, सेल्फ स्टडी की आदत उनकी बनी रहेगी, बन जाएगी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को गृह कार्य देने का यह फायदा है। अगर हम बच्चों को घर का काम देंगे तो क्या फायदा होगा उनको? सबसे बड़ा फायदा है उनमें सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन की आदत का विकास होगा। तो आंसर क्या होगा? रिमेन बिजी एट होम, नहीं। स्टडी एट होम, मे बी चेक फॉर देयर प्रोग्रेस, या मे डेवलप हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। तो यही है सेल्फ स्टडी। होमवर्क से क्या होती है? सेल्फ स्टडी की आदत का विकास। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है सबसे बड़ा लाभ? उनको अगर हम हमेशा कार्य देते रहेंगे तो वही आंसर है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत डालना, यही इसका मेन पर्पज है। आंसर इज बी। नेक्स्ट, गणित पढ़ाने में गृह कार्य प्रभावी है, ठीक है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? विद्यार्थियों को घर पर व्यस्त रखना, नहीं, क्योंकि गणित के सवाल के अभ्यास के लिए विद्यालय के दौरान पर्याप्त समय नहीं होता। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिविंग होमवर्क इज इफेक्टिव इन टीचिंग मैथ्स विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन। देखो, मैथ लिखा है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में, टीचर सारे क्लास में नहीं करवा सकता, तो कुछ करवाकर टीचर घर पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए देता है। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन वो क्लास में नहीं कर सकते, समय नहीं होता। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य।
प्रतिदिन आ गया ना, जरूरी है थोड़ी डेली देना, ठीक है। नेक्स्ट, दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है, ठीक है। फिर दत्त कार्य अभिभावक भाई और बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, आंसर बताओ भाई क्या होगा। दत्त कार्य, ये बात तो सही है कि सी या डी में से एक होगा। बताओ भाई क्या होगा, कौन सी स्टेटमेंट आप लोगों को ज्यादा सही लग रही है। बताओ। देखो बी इसलिए नहीं होगा, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, नहीं आकलन का ही तरीका नहीं है। आंसर इज सी, सी एकदम सही आंसर है। इससे क्या होता है, बच्चों को खोज करने, अपने विचार खुद बनाने का, यानी कि अपने अनुसार सब कुछ करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट 59, ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। फर्स्ट है चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, रिवीजन एंड रीइंफोर्समेंट, फोर्थ वन इज मास्टरी लर्निंग। बताओ, सी ही है भाई उसका 58 का। 59 का बताओ, 59 का क्या है, बिल्कुल सही है। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। विस्तारित अधिगम का मतलब है घर पे जाके जो चीज थोड़ी पड़ी उसको अच्छे से समझना, उसका विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले विद्यालय में वापस जाने के बाद घर का काम करती हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में कौन सा शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में करना चाहिए। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य पूरा नहीं करते, या शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगमों को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। नेक्स्ट, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठे। नहीं होगा ये आंसर, जल्दी उठने पर बल दिया है। नेक्स्ट, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन की बात कभी कहनी नहीं है। देखो अब देखते हैं इन दोनों में से, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए ताकि जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जुड़ जाएगा तो वो लर्निंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट 61, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। रिपीटेड है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन बताओ भाई कब आई थी। इंटीग्रेटेड एजुकेशन कब आई थी। देखो बिल्कुल से, हाँ इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1974 में आई थी भाई। ऐसी शिक्षा जिसमें नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड दोनों पढ़ेंगे, पर इसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज की थोड़ी सी कमी थी, बस थोड़ी सी फैसिलिटी ही बच्चों को दी जाती थी, ज्यादा नहीं, ठीक है। और इंक्लूसिव एजुकेशन कब आया था भाई, 2009 में, ठीक है। आरटी एक्ट 2009 आया था, उसके तहत ही क्या आई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन,
ठीक है, तो जब एटीट्यूड का चेंज होगा टीचर्स का, तो ही एकीकृत शिक्षा अच्छे से सफल हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 62, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को निम्न स्तर के कार्य देने के लिए माफ करना उचित है। उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों की सहायता चाहिए, या कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये आंसर एकदम सही है। देखो, जो बच्चे, उनको सामान्य ही समझना है, उनको समझो ही मत वो विशिष्ट है, और बर्ताव भी सामान्य कर रहे हैं। जो कम देख सकते हैं वो सुन के अच्छा समझ सकते हैं, ठीक है, तो उनको ऑडियो की फैसिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, श्रवण ह्रास से ग्रस्त बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? फर्स्ट, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यालय के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, या खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। जो भाई सुन अच्छा नहीं सकते तो बात सुन नहीं पाएंगे, तो संप्रेषण भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो आंसर इज फर्स्ट, दूसरों के साथ संप्रेषण तथा सूचनाओं को बांटने में असक्षम होंगे। नेक्स्ट, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ या विशेष विद्यालय में? विशेष विद्यालय में। आंसर इज 64 का बताओ भाई, फर्स्ट है इसका आंसर। पहले तो भाई ये बताओ, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं सभी को? सभी को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? अच्छा स्कोर आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? डी कैसे? किसका डी पूछा है भाई? प्रियंका। क्वेश्चन अभी इजी लग रहे हैं, पर ये क्वेश्चन आप अलग तरीके से करोगे खुद तो आपको ऐसा लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो बात क्या है, कैसे एक टीचर आंसर देता है वैसा एटीट्यूड डेवलप करो, ठीक है? जैसे टीचर आंसर सही निकालता है आपको भी वैसे ही निकालना है। थोड़ा सा ऐसे सोचना, मैं टीचर हूं, कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन देखो सभी के गलत होते हैं, एक दो तो सबके होंगे ही होंगे, 100% तो कभी नहीं होता, पर आप लोग जो मिस्टेक्स अभी कर रहे हो उनको तो एटलीस्ट सुधार सकते हो ना, अभी टाइम भी है। चलो नेक्स्ट, डिसलेक्सिया क्या है? एक फटाफट बताओ। बिल्कुल सही है भाई, लर्निंग डिसेबिलिटी है, अधिगम निर्योग्यता फर्स्ट। नेक्स्ट, हाँ, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखो भाई 4 बजे चाहे किसी की भी क्लास हो, आप लोगों को पेडागोजी की क्लास लेनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो पेडागोजी सब में आएगी, ज्यादा नंबर गेन करोगे, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेडागोजी है। डिसलेक्सिया क्या है? रीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट, आई थिंक क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं। डिसग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से संबंधित है? डिसग्राफिया है तो राइटिंग, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। भाषा और बोधन लिखा है तो भाषा का संबंध अफेसिया से होता है। नेक्स्ट, संगीता अक्षर शब्दों को उल्टा लिखती है, लिखना है तो डिसग्राफिया।
नेक्स्ट, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये सही है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। नेक्स्ट, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है क्या? बताओ, इसका आंसर बताओ 72 का। देखो जल्दी से क्वेश्चन करके टाइम बचा तो कुछ इंपॉर्टेंट करा दूंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बता दूंगी क्या क्या पढ़ना बहुत जरूरी है, कहां से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हर बार ही उठाता है, तो थोड़ा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेगुलर स्कूल, हमेशा रेगुलर ही पे जाना, स्पेशल पे कभी मत जाना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। स्पेशल में तो कभी जाना ही नहीं है, किसमें? अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसका बेस्ट ऑप्शन है, तो यही आंसर है। देखो पढ़ते ही मुझे आंसर पता चल गया। नॉर्मल ट्रीट होना चाहिए और श्रव्य यानी कि किसका? ऑडियो एड्स का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधि में शामिल करती है तो वह कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, या सभी शिक्षार्थी के दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित कर रही है, या दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है। आंसर इज बी, इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग, वो भावना के अकॉर्डिंग काम कर रही है। फटाफट बताओ 76 का आंसर क्या होगा भाई? 76 का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्शवादी शिक्षा में व्याख्यान व वाद विवाद शिक्षण विधियों को श्रेष्ठ माना जाता है आदर्शवाद में। ठीक है, तो जबकि प्रकृतिवाद में किसको? बताओ भाई। आदर्शवाद का मतलब है जो आत्मा परमात्मा में विश्वास रखते हैं, और ये कौन होते हैं भाई? प्रकृतिवाद, जो करके सीखने में विश्वास रखते हैं। किसमें भाई? करके सीखने में। प्रकृतिवादी किसमें विश्वास रखते हैं? करके सीखने में। प्रकृतिवादी कहते हैं कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति बच्चे को अपने आप सिखा देगी। ठीक है, प्रकृति ही बच्चे को सिखा देगी, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चे खुद करके सीख जाएंगे। मेन रोल, प्राइमरी रोल इसमें स्टूडेंट का है, सेकेंडरी टीचर का रोल एक पर्दे के पीछे का, सिर्फ एक गाइड करने का। ठीक है, तो आंसर है सी, डी नहीं होगा भाई। नेक्स्ट, आदर्शवादी पाठ्यचर्या में निम्नलिखित पर बल देती है, किस पर? यूटिलिटी इन लाइफ, या कोरिलेशन ऑफ साइंस एंड नेचर, या सत्यम शिवम सुंदरम, किस पर? आदर्शवाद नहीं पूछा भाई, इसमें प्रकृतिवाद पूछा है। आदर्शवाद किस पर विश्वास? बिल्कुल सही भी, सत्यम शिवम सुंदरम, वो भगवान में विश्वास रखते हैं, यानी कि शिव ही सत्य है, भगवान पे विश्वास करने पर फोकस। नेक्स्ट, मस्तिष्क की आत्मा ही संपूर्ण जगत का मूल तत्व है, आत्मा ही संपूर्ण जगत का मूल तत्व है। ये किसकी विचारधारा है बताओ? रोज के अकॉर्डिंग वो किस में आएंगे? जब भी आत्मा और परमात्मा की बात आएगी तो अंतर आएगा आदर्शवाद। ठीक है, नेक्स्ट, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? व्यक्ति को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, या स्वानुभव द्वारा सीखना,
या व्यक्तित्व में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास, या वर्तमान जीवन को सुखी और समृद्ध बनाना। क्या है? अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज व्यक्ति में निहित शक्तियों का संपूर्ण विकास। वो इस बात में विश्वास करते हैं जो बच्चे में जन्मजात शक्तियां हैं उनका डेवलपमेंट करना। ठीक है, पूर्ण विकास करो, ये इस चीज में विश्वास करते हैं। देखिए ये तो नेचुरलिज्म हो गया, ये कुछ नहीं है। वर्तमान जीवन को सुखी, ये नहीं है। नेक्स्ट है भाई, आदर्शवाद ऐसा दर्शन है जिसका आधार क्या है? बताओ, विचार, आदर्श, प्रैक्टिकल या आत्मा? बेसिक ऑफ आइडियलिज्म इज, बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाँ भाई, आदर्शवाद का क्या है? आत्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा में ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यालय में सबसे अधिक आदर्शवाद किसे माना जाता है? देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, मेन रोल इसमें टीचर का होता है, तो टीचर ही आदर्श होगा तो ही बच्चे भी आदर्श बनेंगे, तो टीचर। नेक्स्ट, आत्मा प्रत्यक्षीकरण के लिए अनुशासन आवश्यक है। सहज क्रियाकलापों का दमन, स्वच्छंद अनुशासन या बाहरी रुकावटें न हो। सृष्टि के आध्यात्मिक मूल्य अर्जित करने में अध्यापक को बच्चे का मार्गदर्शन करना चाहिए। अनुशासन का उपयुक्त विवरण दार्शनिक विचारधारा के किस संप्रदाय का है? प्रकृति, व्यवहारवादी, आदर्शवादी या मानवतावादी? बताओ भाई, फटाफट बताओ इसका आंसर। आत्मा वर्ड आ गया है तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, आत्मा आया है तो सीधा सीधा आदर्शवाद आएगा। आंसर इज सी। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद का शिक्षा उद्देश्य कौन सा नहीं है? आदमी के जीवन के निम्न दिशा से विकास का विचार ही शिक्षा है। सेकंड, व्यक्ति या देश के अस्तित्व को संघर्ष द्वारा उत्तरजीवित सुनिश्चित करने में सहायता करना। थर्ड, छात्रों को अपने आसपास में अनुकूलित हो कर समन्वय बनाने में सहायता करना, या छात्रों में नैतिक और सदाचार मूल्यों को मन में बिठाना। कौन सा सही लग रहा है भाई, बताओ? बिल्कुल सही, ये हो जाएगा आदर्शवाद की स्टेटमेंट 4। देखो भाई, हमने कितने क्वेश्चन करे हैं? 83 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 83। फटाफट अपना स्कोर बताओ। कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हो? कोई भी टॉपिक, कहीं से भी कोई टॉपिक, तो बता दो। थोड़ा सा करा देती हूं ताकि आप लोगों का भाई कोई सिलेबस ना छूटे। अच्छा, निशा के 76 है, कौशल्या के 75, सोनम के 73, रितु के 75, संजू के 80 हो रही। वेरी नाइस संजू, अच्छा स्कोर है आपका। शाहला 72, साइमा 70, अरुण 78। बताओ भाई, सुप्रिया क्या पूछना चाह रहे हो 62 एंड 40 में? बताओ। देखो, एक क्वेश्चन पूछा साइमा ने, मैम आप मुझे क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताओ। क्वेश्चन जो हमेशा
बच्चे के अनुसार ढूंढना है आंसर। बच्चे का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, बच्चे को जिसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हो, रटने पर बल ना हो, क्रिया करने पर बल हो। आंसर में एक चीज पर फोकस नहीं होना चाहिए, वो आंसर कभी नहीं होता। सभी के अच्छे मार्क्स हैं 62। चलो एक बार 62 देख लेते हैं भाई फटाफट से, एक बच्चे ने पूछ लिया। फिर लर्निंग के कुछ सिद्धांत मैं आप लोगों को करा देती हूं। चलो 62। हाँ, हमेशा हमें बच्चे को, किसी भी प्रकार का बच्चा है उसको हमें हमेशा नॉर्मली ट्रीट करना है। हमें हमेशा हर प्रकार के बच्चे को नॉर्मली ट्रीट करना है, ठीक है, और उनके साथ बर्ताव भी नॉर्मली करना है। वंचित वर्ग का मतलब होता है पूजा वो वाले विद्यार्थी जो गरीब परिवार के होते हैं, जो एक तो गरीब परिवार के होते हैं और उन्हें क्या होता है, स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई आती है, सेल्फ स्टडी में, इंडिपेंडेंट स्टडी में उनके प्रति लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड होता है कि वो नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत क्या होती हैं, उनको पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती हैं। जल्दी बताओ भाई। चलो सीसीई, सीसीई, सीसीई क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब है डेली होना चाहिए, ठीक है, सतत का मतलब है हमारा मूल्यांकन डेली होना चाहिए, प्रतिदिन। व्यापक का मतलब है हर पक्ष का होना चाहिए, शैक्षिक एवं सहशैक्षिक, सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। और कोई सीसीई के क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर तो देखो यहां से आएगा फॉर्मेटिव या सम्मेटिव। देखो फॉर्मेटिव क्या होता है, बताओ भाई फॉर्मेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव एंड सम्मेटिव देख लो। फॉर्मेटिव इंग्लिश में लिखती हूं रूपात्मक, रूपात्मक या इसको रचनात्मक बोला जाएगा, रचनात्मक। एक होता है सम्मेटिव, सम्मेटिव यानी कि संकलनात्मक, योगात्मक, ठीक है। फॉर्मेटिव होता है जो डेली होता है, डेली बेसिस पे, जिस का मूल्यांकन टीचर डेली करता है, प्रतिदिन करता है। इसमें ये इनफॉर्मल तरीके से किया जाता है, ठीक है। इससे बच्चों की इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, इससे बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ती है। इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, इससे बच्चों की परफॉर्मेंस क्या होती है भाई, बढ़ती है, ठीक है। और क्या होगा, एग्जाम्पल बताओ। डिबेट हो गया, क्विज हो गया, स्पीच कंपटीशन हो गया, एटसेट्रा। इसी का निदान और उपचार किया जाता है, डायग्नोस एंड रेमेडियल, इसी का किया जाता है। हाँ भाई ज्योति, सबके मुझे कमेंट शो हो रहे हैं। एक बार लर्निंग की थ्योरीज करा दूंगी, फटाफट ये कर लो। जो डेली होता है इसका निदान और उपचार किया जा सकता है, यानी कि टीचर जब डेली पढ़ाएगा तो एक डेली पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को क्या करेगा, पढ़ाते पढ़ाते जांचेगा और उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। अगर उनको कुछ ना समझ आए तो उसको समझा देगा, जिससे बच्चों की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब ये क्या होता है, साल के अंत में, साल के अंत में होता है,
एक या दो बार होता है साल में, एक या दो बार। ये फॉर्मल है तो ये इनफॉर्मल है तो ये फॉर्मल तरीके से, औपचारिक। इससे बच्चे की परफॉर्मेंस को मापा जाता है, मापा जाता है। बच्चों की परफॉर्मेंस का क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। ठीक है, इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण। इसको पेपर पेन टेस्ट भी बोलेंगे, पेपर पेन टेस्ट। इसको टर्म टेस्ट भी बोलेंगे भाई, टर्म टेस्ट। ठीक है, क्लास मैनेजमेंट स्टाइल के शायमा मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, वही देख लेना एक बारी दोबारा से रिपीटेड। ठीक है, ये साल में क्या दो बार होता है? ये किस तरीके से होता है? ओरल, रिटन एंड प्रैक्टिकल, तीन तरीकों से होता है ये। ठीक है, हाँ भाई, आज की क्लास आपकी लास्ट क्लास है। असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग होता है, इसी को असेसमेंट फॉर लर्निंग बोला जाता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग यही होता है, यानी कि लर्निंग को बढ़ाने के लिए असेसमेंट करना। पढ़ाते पढ़ाते कोई ऐसी चीज है जो बच्चे को ना समझ में आई तो उसको समझाओ ताकि बच्चे की लर्निंग बढ़े। असेसमेंट करके लर्निंग को बढ़ाना, लर्निंग अच्छी करना। असेसमेंट इसको बोला जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कोई टॉपिक पढ़ाने के बाद उसको मापन करना। कोई लर्निंग आपने की, अगर उसके बाद मापन किया जा रहा है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समझ आया या नहीं आया, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पढ़ाते पढ़ाते कार्य दौरान कोई असेसमेंट हो रहा है तो असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, ओके भाई। अच्छा, आईक्यू वाला क्वेश्चन, मेंटल एज। चलो एक बुद्धि चैप्टर करा देती हूं, बुद्धि चैप्टर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक टॉपिक छोटा सा करा देती हूं। इंटेलिजेंस के भाई पहले तो प्रिंसिपल्स देख लो, प्रिंसिपल्स के नाम लिखाओ। वन फैक्टर थ्योरी, वन फैक्टर थ्योरी यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था बताओ? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? टू फैक्टर। आप लोग बताओ, क्वेश्चन आएगा। तीसरा है भाई फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड थ्योरी किसने दी है? चौथी है ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी कि समूह कारक, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? इसी को बोला जाता है प्राइम मेंटल एबिलिटी, प्राइम मेंटल एबिलिटी। पांचवा है मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी कि बहुकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? फटाफट बताओ भाई, कौन सा किसने दिया है? फिर छठी है, इसके बाद हम करेंगे कौन सी? छठी है भाई, कौन सी और है इसमें? एक और बताओ, ट्राई की थ्योरी, ट्राई की थ्योरी यानी कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? चलो बताओ भाई। बिल्कुल सही है भाई, पहला वन फैक्टर थ्योरी थी था बी ने, टर्मन एंड
टर्न, 3 लोगों ने सिद्धांत दिया था। यानी कि बुद्धि में एक कारक है, जो कारक वो जिसमें भी है बुद्धि वो हर क्षेत्र में अच्छा होगा। जैसे कि मेरे अंदर बुद्धि है तो मैं नाचने, गाने, पढ़ने, खेलने में सब में बहुत अच्छी हूं। ये थ्योरी ज्यादा फेमस नहीं हो पाई थी। दूसरी है द्विकारक, 2 फैक्टर थ्योरी। किसने दी थी? स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को दिया था, बताया था बुद्धि में 2 कारक हैं, जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने बोला था बुद्धि तो एक है पर 2 कारकों से मिलकर बनी है। यानी कि जैसे सब्जी तो एक बनती है पर वो 2 कारकों से यानी कि 2 चीजों से मिलकर, आलू टमाटर से मिलकर बनी है, तो वो सब्जी तो एक है पर कारक क्या है उसमें? 2। ठीक है, कौन सा कारक ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया? जी फैक्टर। यानी कि जी फैक्टर सब में विद्यमान है, किसी में कम है किसी में ज्यादा, पर है सब में। जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, जिसमें कम है वो कम इंटेलिजेंट माना जाता है। ठीक है, एस फैक्टर क्या होता है? स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि वो फैक्टर जो व्यक्ति को उसके वातावरण से मिलता है। जी फैक्टर व्यक्ति को उसके वंशानुक्रम, हेरिडिटी से मिलता है। जी फैक्टर यानी कि आईक्यू, आईक्यू हमें हमारी हेरिडिटी से मिलता है, इतना है। कम या ज्यादा वो हमें हेरिडिटी से मिलेगा। जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा बुद्धिमान, जिसमें कम होगा वो कम बुद्धिमान। और जी फैक्टर से व्यक्ति के सामान्य कार्यों का निर्धारण होता है। एस फैक्टर व्यक्ति को वातावरण से मिलता है। अगर बच्चे को वातावरण मिला तो वो अपनी उस एबिलिटी को बहुत डेवलप कर सकता है। क्रिस्टलाइज थ्योरी, तरल ठोस सिद्धांत, इसको आरबी कैटल ने दिया था। ठीक है, इन्होंने एक तो बताया था ठोस, एक है तरल। ये सेम इस जैसा है। ठीक है, ठोस तरल। 1 मिनट। तरल, ठोस, ठोस फैक्टर इसके जी फैक्टर, तरल इसके जी फैक्टर जैसा है, स्पीयरमैन को, ठोस इसके एस फैक्टर। ग्रुप फैक्टर किसने दिया था भाई? थर्स्टन ने। ज्यादा मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि टाइम कम है। और कितनी प्राइम मेंटल एबिलिटीज बताई थी? 7 प्राइम मेंटल एबिलिटीज। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? थॉर्नडाइक ने। ट्राई की थ्योरी किसने दी थी? विलियम स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने दिया था। क्या बताया था? बुद्धि में ना, जब भी बुद्धि को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो बुद्धि में ना 3 कारक होते हैं जो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो कारक कौन कौन से थे देख लो भाई। 3 कारक इन्होंने बताए थे। फर्स्ट कारक था कंटेक्चुअल सब थ्योरी, संदर्भात्मक उप सिद्धांत। इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी भी बोला जाता है, व्यवहारिक बुद्धि, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इसको एडजस्टमेंट, ये व्यक्ति को एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ये व्यक्ति को किसमें करती है? एडजस्टमेंट में हेल्प। दूसरी है भाई, दूसरा था इसमें कंपोनेंटल सब थ्योरी, यानी कि इसका दूसरा नाम था एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसको बोला जाता है जब व्यक्ति तर्क वितर्क करके समस्या का समाधान करता है। तीसरा फैक्टर है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी, यानी कि इसको बोला जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। व्यक्ति समस्या का समाधान करते हुए अपने अनुभव का प्रयोग कैसे करता है? तो क्रिएटिविटी। एनालिटिकल या कंपोनेंटल घटक ये उप सिद्धांत। व्यक्ति समस्या का समाधान करते समय तर्क वितर्क कैसे करता है, योजनाएं कैसे बनाता है, दैट इज कंपोनेंटल सब थ्योरी। एंड फर्स्ट वन इज कंटेक्चुअल, हाउ द इंडिविजुअल यूज हिज एबिलिटी ड्यूरिंग सोल्विंग द प्रोसेस और या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। किसी कार्य को करते वक्त व्यक्ति कैसे अपनी क्षमता का प्रयोग करता है,
व्यावहारिकता का प्रयोग करता है, दैट इज कंटेक्चुअल सब थ्योरी। ये विलियम स्टेन ने दी थी। अब हम और पढ़ लेते हैं एक और। कितनी थ्योरीज हमने पढ़ी है? 6ठी। 7वीं देख लो, 7वीं थ्योरी का क्या नाम है भाई? 7वीं थ्योरी है भाई थ्री डायमेंशनल थ्योरी, त्रितंत्रीय, थ्री डायमेंशनल थ्योरी या स्ट्रक्चरल थ्योरी, संदर्भात्मक सिद्धांत। ये दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने बताया था कंटेंट मल्टीप्लाई ऑपरेशन मल्टीप्लाई रिजल्ट। पहले इन्होंने देखो क्या बताया था, 5 × 6 × 6 दैट इज इक्वल टू 180। 180 फैक्टर्स होते हैं हमारी बुद्धि में। पहले क्या बताया था, 5 × 5 × 6 दैट इज 150। कितने प्रकार के फैक्टर्स थे? 150। ठीक है। आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 8वीं है, ये वाली, उसका नाम है क्या? मल्टी, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इंटेलिजेंस थ्योरी, यानी कि बहु बुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है भाई? होवार्ड गार्डनर ने सिद्धांत दिया है। कितने प्रकार की इंटेलिजेंसी बताइए? 9। ठीक है। ये कहते हैं व्यक्ति में 9 प्रकार की बुद्धि होती है। जो जिस क्षेत्र में अच्छा होता है उसका, इसका मतलब हुआ उसकी उस क्षेत्र से संबंधित बुद्धि क्या है? अच्छी। ठीक है। होवार्ड गार्डनर ने दिया था, 9 टाइप की बताई थी। इनके 9 टाइप से क्वेश्चन जरूर आता है। पहली थी भाषाई बुद्धि, दूसरी है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरी है संगीतीय बुद्धि, चौथी है स्थानीय बुद्धि, 5वीं है काइनेस्टिक शारीरिक गतिक बुद्धि, 6ठी है व्यक्तिक आत्मबुद्धि, व्यक्तिक अन्य बुद्धि, फिर 8वीं है भाई कौन सी? 8वीं है इसमें नेचुरलिस्ट। ठीक है, यानी कि मौसम संबंधी प्रकृतिवादी बुद्धि। लास्ट है एक्सिस्टेंशियल। 8 टाइप नहीं भाई, 9 टाइप होते हैं। एक्सिस्टेंशियल इंटेलिजेंसी, अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, 9 होते हैं। पहले इन्होंने 8 बताए थे सन 2000 में। पहले इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। सन 2000 में एक और टाइप को जोड़ा था, उस टाइप का नाम था एक्सिस्टेंशियल बुद्धि, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि। जो ये कहते हैं ना, मरने से पहले कहां थे, मरने के बाद कहां, नहीं, जन्म से पहले कहां थे, मरने के बाद कहां जाएंगे, इस प्रकार से संबंधित बुद्धि एक्सिस्टेंशियल अस्तित्ववादी बुद्धि में आता है। ठीक है, पहले 8 बताई थी, फिर 9 बताई थी इन्होंने। ठीक है, अब हम देखते हैं बुद्धि का मापन। ओरली बता देती हूं। बुद्धि का मापन सबसे पहले शुरू हुआ था 1905 में। 1905 में फर्स्ट टेस्ट आया था, बीने साइमन टेस्ट, 1905। ये इसमें क्वेश्चन 30 थे, फ्रेंच लैंग्वेज में था, फ्रेंच लैंग्वेज में था ये वाला। ठीक है, फिर 1908 में आया था बीने साइमन टेस्ट, 1908। ये बीने साइमन ने ही बनाया था। इसमें मेंटल एज का कंसेप्ट आया था, मेंटल एज। कई बार ये क्वेश्चन आया, मानसिक आयु, मानसिक आयु का कंसेप्ट कौन से वाले टेस्ट में आया था? ठीक है, कौन से वाले टेस्ट में मानसिक आयु का कंसेप्ट आया था भाई? 1908 में। फिर एक 1910 में एक टेस्ट आया था जिसको गोडार्ड ने ट्रांसलेट किया था, अनुवाद। ये दोनों टेस्ट फ्रेंच में थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन 1908 वाले टेस्ट को। फिर क्या हुआ, 1911 में जो टेस्ट आया, बीने साइमन टेस्ट, बीने साइमन टेस्ट, ये विदेशों में प्रयोग होने लगा। विदेश में प्रयोग होने लगा तो इसमें काफी कमियां निकलकर सामने आई। कमी क्या थी? मानसिक आयु के लिए वास्तविक आयु का पता होना जरूरी है, जो कि एक समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए 1912 में जर्मनी के
विलियम स्टर्न ने क्या दिया था? आईक्यू के प्रयोग का सुझाव दिया था 1912 में। इन्होंने प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ क्या दिया था? सुझाव। ठीक है, अब क्या हुआ 1916 में स्टैनफोर्ड बी ने टेस्ट आया। स्टैनफोर्ड बी ने टेस्ट 1916 में इसको बनाया था टर्मन ने बनाया था। टर्मन अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, उन्होंने आईक्यू का प्रयोग किया। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है भाई? MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई 100। MA अपॉन में CA मल्टीप्लाई 100, ये क्या है? आईक्यू का फॉर्मूला। ठीक है, तो आईक्यू में एक बात आपको याद रखनी है, जब भी आपको CA 16 से ज्यादा दे रखी है, आप उसको 16 मान के ही आईक्यू निकालोगे। जैसे कि MA दे दिया एक बच्चे का 16, CA दे दिया एक बच्चे का 25, तो आईक्यू निकालो। आईक्यू जब भी CA 25 16 से ज्यादा, आप उसको 16 ही मानोगे। 16/16 मल्टीप्लाई 100, यानी कि उसका एवरेज आईक्यू है। वो कैसा स्टूडेंट है? एवरेज। ठीक है, चलो भाई लर्निंग का भी कर लेंगे, थोड़ा टाइम मिला साइंस वाली क्लास में। ठीक है, तो अब टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का टाइम, जिसमें हम साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आओ उस क्लास में। बाय।